अगेन गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग ब्लॉक केमिस्ट्री कंटिन्यू कर रहे थे। पिछले टर्म पे हमने आपको बोरॉन फैमिली की डिटेल हमने आपको प्रोवाइड की थी, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा रिगार्डिंग कार्बन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कार्बन फैमिली के बारे में देखें, अगर कार्बन फैमिली के बारे में थोड़ा सा देखें तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, ये है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। जैसा कि हमें मालूम है, इट इज NS2Np2। वैलेंसी क्या हो जाएंगी इसकी? वैलेंसी जो है इसकी क्या क्या हो जाएंगी, बोलो। व्हाट इज वैलेंसी? 2 and 4। वैलेंसी का मतलब एक कोवैलेंसी एज वेल एज इलेक्ट्रोवैलेंसी, इसकी क्या हो जाएगी? 2 and 4। और हमें मालूम है 4 कहां स्टेबल होगी? अपर मेंबर में। अपर मेंबर में क्या होगी ये? स्टेबल। और +2 कहां स्टेबल होगी? लोएस्ट में, दैट इज लेड। लोएस्ट मेंबर दैट इज लेड। एंड द रीजन फॉर दिस होल स्टोरी इज, क्या रीजन बोलेंगे इसकी पूरी कहानी के लिए हम लोग? वी कॉल द रीजन इज इनर्ट फेयर इफेक्ट, ऐसे बोले। रीजन इज कॉल्ड एज इनर्ट फेयर इफेक्ट। और हमें मालूम है कार्बन में कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे? हीलियम 2s2 2p2, सिलिकॉन नियॉन 3s2 3p2, जर्मेनियम हो जाएगा आर्गन पूरा 3d10 4s2 4p2, टिन हो जाएगा क्रिप्टन 4d10 5s2 5p2, ये होगा जेनॉन, ये स्पेशल केस 4f14 5d10 6s2 6p2। इसलिए लेड में आउट ऑफ +2 and +4 दिस इज मोर स्टेबल। द रीजन इज दिस इज योर इनर्ट पेयर, ठीक है। और टिन में भी वैलेंसी, अगर टिन के बारे में देखें तो टिन में भी 2 वैलेंसीज आएंगी, +2 and +4। बट हियर +4 इज मोर स्टेबल, ठीक है। इसलिए एक बात हम लोग अक्सर बहुत कॉमनली बोलते हैं क्या, कि टिन +2 गोज टू व्हाट? टिन +4 प्लस लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, सो इट टेंड्स टू एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज ये मोर स्टेबल है, इसलिए इसमें जाने में आसानी रहती है। टिन +2 आर व्हाट? रिड्यूसिंग एजेंट्स। बट लेड में रिवर्स बोलेंगे। लेड में मालूम है कौन ज्यादा स्टेबल है? +2 ज्यादा स्टेबल है। तो +4 गेनिंग 10 इलेक्ट्रॉन comes to what? Pb2+. So this acts as oxidizing agent. This is more stable. So lead +4 is oxidizing agent. Lead +2 is tin +2 tends to act as. The whole reason behind this is inert pair effect. So एक तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर ध्यान रखना है अपने को कार्बन एंड सिलिकॉन तो क्या है? दे आर नॉन मेटल। ये है मेटलॉइड। जर्मेनियम इज व्हाट? बोलो, मेटलॉइड। या इसी को बोलते हैं सेमी मेटल। और सेमी मेटल। और टिन और लेड अपने लिए क्या है? टिन एंड लेड आर कंबाइनली मेटल। All shows allotropy, but lead does not shows allotropy. ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। Does not shows allotropy. Lead does not shows allotropy. ये फैक्ट थोड़े से आपको ध्यान रखने हैं। जर्मेनियम इज ऑल्सो व्हाट? सेमीकंडक्टर। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी कार्बन के रिगार्डिंग।
नाउ अगेन हम लोग कार्बन पे आते हैं। कार्बन शोज एलोट्रोपी, और ये जो चार्ट हमने बनाया है, कार्बन के दो फॉर्म है, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस। एमॉर्फस फॉर्म को सेमी क्रिस्टलाइन भी बोलते हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म में डायमंड, ग्राफाइट और फुलरीन्स हैं। डायमंड में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। और डायमंड को, अब डायमंड में कोई इम्प्यूरिटी वाली बात नहीं करते, लाइक गोल्ड। गोल्ड में भी हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, कैरेट। गोल्ड वाले केस में कैरेट जो होता है 24 कैरेट का मतलब वहाँ क्या होता है, 100% प्योर, क्योंकि गोल्ड में कॉपर इम्प्यूरिटी ऐड होती है। लेकिन डायमंड में तो कोई इम्प्यूरिटी ऐड कर ही नहीं सकता, डायमंड तो नेचर में ही मिलते हैं। तो डायमंड केस में अगेन वी आर यूजिंग कैरेट, बट 1 कैरेट इज 200 मिलीग्राम, यहाँ पे ग्राम से रिलेटेड है। और गोल्ड के केस में दिस इज फॉर गोल्ड एंड दिस इज फॉर डायमंड। तो दोनों में वर्ड एक ही है लेकिन मीनिंग अलग अलग है। कैरेट क्या, व्हाट इज द कैरेट रिपोर्ट ऑफ गोल्ड, वेट ऑफ गोल्ड अपॉन वेट ऑफ सैंपल इंटू 24, ये है कैरेट। कैरेट इन फॉर रेफरेंस ऑफ गोल्ड। सिमिलरली डायमंड है, इस तरह से है। ग्राफाइट, नाउ इसमें देखो कार्बन sp3 है, sp3 सिंगल बॉन्ड है। ग्राफाइट में डबल बॉन्ड है, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज और लेयर फॉर्म में होता है। इट एग्जिस्ट इन व्हाट, लेयर स्ट्रक्चर। दीज लेयर कैन स्लाइड ओवर ईच अदर, सो इट इज यूज्ड एज ल्यूब्रिकेंट। और इन लेयर्स के बीच में वेंडरवॉल फोर्स है, और वेंडरवॉल फोर्स में भी कौन सा फोर्स आएगा यहाँ पे, लंडन फोर्स, क्योंकि वेंडरवॉल फोर्स तो कई सारे हैं, डिबाई है, किसॉम है। तो लंडन फोर्स ऑपरेट, बट हाइब्रिडाइजेशन क्योंकि डबल बॉन्ड है तो sp2, ठीक है। और ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बट दिस इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये इसमें डीलोकलाइज होने लगते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स गेट व्हाट, बोलो, डीलोकलाइज्ड। तब डीलोकलाइजेशन से क्या हो जाएगा, इनके ये सब इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या होते हैं, बोलो, pp ऑर्बिटल्स हो जाते हैं, तो ये डीलोकलाइज हो जाते हैं। तो दे कैन, एक शीट के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड बन जाता है। सो ग्राफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट अगर डायमंड के रिस्पेक्ट, डायमंड इज बैड कंडक्टर, क्योंकि यहां तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इट इज बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर और इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इट इज गुड कंडक्टर। लेकिन एक बात इसमें और नोटिस, इसमें क्या हो जाएगा, अब थर्मोडायनेमिक्स अगर हम देखें हीट का कंडक्शन, तो थर्मली लेस कंडक्टिंग हो जाएगा। दिस इज थर्मली लेस कंडक्टिंग, थर्मली लेस कंडक्टिंग हो जाएगा, क्योंकि हीट कंडक्शन अकर्स बाय वाइब्रेशन एटम। तो वाइब्रेशन तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, बॉन्ड शॉर्ट है, यहाँ वाइब्रेशन रिलेटिवली ज़्यादा है। तो दिस इज रिलेटिवली बेटर कंडक्टर, अगर इसके आपस में कंपेयर करें तो, ठीक है। ये बेटर कंडक्टर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये sp2, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ग्राफाइट इज thermodynamically most stable form of carbon. ग्राफाइट इज थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन, क्योंकि इस तरह से स्टेबिलिटी ज़्यादा। फिर है फुलरीन्स। फुलरीन्स एक साइंटिस्ट हैं, रिचर्ड ई स्माले। रिचर्ड स्माले एक साइंटिस्ट हैं। इन्होंने 1985 में डिस्कवर किया नया एलोट्रोप, दैट वी कॉल्ड एज व्हाट, बोलो, फुलरीन्स। अब इन्होंने क्या किया कि ग्राफाइट पे लेज़र बीम डाली, तो ग्राफाइट पे लेज़र बीम डाली तो ग्राफाइट की लेयर्स टूट गई, और टूट करके दो तरह के बनाए हैं। वन इज कॉल्ड एज बकी बॉल, हैविंग फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, अदर इज नैनो ट्यूब, नैनो ट्यूब जिसमें सिलिंड्रिकल लाइक। इन दोनों में ही कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर कार्बन है। यहाँ ध्यान रखिएगा, इन सभी में कार्बन का sp2 तो यूज हो गया, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, बोलो, प्योर p ऑर्बिटल, यानी इसके, और इसमें हेक्सागन और पेंटागन रिंग्स हैं, और इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग सुपर कंडक्टर्स। इट इज गुड कंडक्टर ऑफ व्हाट, तो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके ऊपर नीचे रहेगा, पेंटागन और हेक्सागन रिंग्स रहती हैं। एक इंपॉर्टेंट केस हम लोग डिस्कस करते हैं, लाइक C60 हैज 12 पेंटागन्स
एंड 20 हेक्सागन्स। ये इन्फॉर्मेशन आप ध्यान रखिएगा कि C16। लेकिन कभी हाइब्रिडाइजेशन पूछ लें, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन C60, तो इट इज व्हाट sp2 एंड इट इज गुड कंडक्टर ऑफ LCT। ठीक है, तो ये अब एमॉर्फस फॉर्म को देखें तो एमॉर्फस फॉर्म अपने पास कोल है, चारकोल है और लैम्प ब्लैक है। ये सब सॉफ्ट फॉर्म्स हैं इसकी। कोल आपको मालूम है नेचर में मिलता है कार्बन का। कोल का ही डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो क्या मिल जाएगा, कोक इज यूज्ड इन मेटलर्जी, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मीन्स हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। तो ये डिकम्पोज करके जो इम्प्यूरिटी सब टूट जाएंगी, इट इज मोर बेटर विट बिकम कोक इज यूज्ड इन मेटलर्जी फॉर रिडक्शन पर्पस। चारकोल क्या है, चारकोल भी इस तरह का एक कार्बन है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करें। ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या करें, डिस्ट्रक्टिव मतलब डिस्टिलेशन, इसका मतलब हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर, तो इट गिव्स व्हाट, चारकोल। वुड चारकोल, वुड का करें, एनिमल्स को हीट करें इन एब्सेंस ऑफ एयर, कोकोनट यूज करें, शुगर यूज करें, तो वी गेट वेरियस फॉर्म्स ऑफ व्हाट, चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल एक ऐसा चारकोल जिसका सरफेस एरिया नॉर्मली बहुत हाई कर दिया है। तो चारकोल इज द फॉर्म ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की ही फॉर्म है ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस तरह लैम्प ब्लैक है, आप लैम्प ब्लैक में भी देखते हैं, आप लकड़ी जलाते हैं जो कार्बन शूट के फॉर्म में उड़ता है। लैम्प ब्लैक इज ऑब्टेन्ड बाय इनकम्बशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या करें, कंबशन करें, कंबशन करें और वो भी इनकम्प्लीट वाला। तो कंबशन में क्या मिलता है, CO2 एंड H2O। और अगर ये कंबशन इनकम्प्लीट हुआ तो C+H2O, तो दिस फॉर्म ऑफ कार्बन इज कॉल्ड एज लैम्प ब्लैक। इसको इकट्ठा कर लें तो इसको बोलते हैं लैम्प ब्लैक। तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है रिगार्डिंग दी कार्बन। ठीक है, तो आगे देखें इसमें, तो आउट ऑफ ग्राफाइट एंड डायमंड विच इज मोर स्टेबल, it is graphite because carbon is sp2 hybridized. Out of graphite and diamond which is better good conductor of it, it is graphite. Out of graphite and diamond which is relatively better conductor of heat, तो we say diamond. तो diamond में carbon sp3 ठीक है, more easy to conduct heat because heat conduction occurs by movement of atoms. तो इसको ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कार्बन जो है ग्राफाइट C डायमंड से अगर हम C ग्राफाइट बनाएं, ये फेस ट्रांसफॉर्मेशन करें, तो ग्राफाइट बीइंग मोर स्टेबल, इसीलिए इस प्रोसेस का डेल्टा H निगेटिव होगा, एनर्जीज रिलीज्ड बिकॉज ग्राफाइट इज मोर स्टेबल। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कभी कभी आपको पूछ लेते हैं खासकर इक्विलिब्रियम में कि जब इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एरो लगा देंगे और पूछेंगे कि प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाएं तो ये रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा ना। तो ये अपन कन्वर्जन कर सकते हैं, C डायमंड एंड व्हाट, C ग्राफाइट का कन्वर्जन है। ठीक, नेक्स्ट देखें। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन देख लें। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, तो कार्बन में रिएक्शन तो सबके लिए एक ही जैसी है, किसी में आसानी से होती है, किसी में रिलेटिवली मुश्किल से होती है, बट बेसिक रिएक्शंस आर सेम। ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा। कार्बन मान लो एक रिएक्शन लिखते हैं, कार्बन की रिएक्शंस, कार्बन रिएक्ट विद O2, इट कैन फॉर्म CO, O2 एक्सेस कर देंगे तो इट कैन फॉर्म व्हाट, CO2। ठीक है, CO2 इज व्हाट, कलरलेस, टेस्टलेस, odorless and non-poisonous, non-combustible, colorless, tasteless, odorless, non-poisonous and non-combustible। सिवाय CO2 is non-combustible क्योंकि CO2 में
ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का +4 है, इट इज मैक्सिमम, और O2 ऑक्सीडेशन करता है इसलिए फर्दर नहीं होता है। इसीलिए CO2 को हम लोग कहाँ यूज करते हैं? CO2 इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, इट इज यूज्ड इन व्हाट? फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर्स में क्या करते हैं? जो आग वाग बुझाते हैं, इस तरह का एक डिवाइस है, इसके अंदर जो है ऐसे कर लेते हैं, भर लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट और एक बॉटल में रख लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो जैसे इसका हम सील ओपन करेंगे और ये इसका मूवमेंट करने के लिए, दिस इज फायर एक्सटिंग्विशर, तो ऐसे में रिएक्शन होगी, सोडियम बाइकार्बोनेट विल रिएक्ट विद H2SO4 प्रोड्यूसिंग sodium sulfate plus H2O plus CO2 gas. This CO2 gas is colorless, tasteless, odorless. CO2 is heavier than air, इसलिए जहाँ पे आग जल रही होगी वहाँ की एयर या ऑक्सीजन हटा करके खुद आ जाएगी, और खुद क्या है? नॉन कंबस्टेबल। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बट CO के बारे में अगर देखें तो CO के बारे में अपन क्या बोलेंगे? सब कुछ सही है, कलरलेस, टेस्टलेस, नॉन पॉइजनस, ऑडोरलेस, ऐसा कोई स्मेल नहीं है। बट ये क्या है? फाइनली इट इज व्हाट बोलो? कंबस्टेबल है, लेकिन इट इज कंबस्टेबल क्योंकि CO में +2 स्टेट है, इट कैन इंक्रीज व्हाट बोलो? CO2, एंड CO बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, CO बर्न्स विद ब्लू फ्लेम। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, कार्बन की प्रॉपर्टीज। और CO2 को हम लोग, CO2 सॉलिड को हम लोग बोलते हैं ड्राई कोल्ड, और इट इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, और इसको कभी कभी बोलते हैं ड्राई आइस। ड्राई आइस क्यों बोलेंगे? क्योंकि CO2 को नॉर्मल टेम्परेचर आएगा तो ये सॉलिड से कहाँ जाएगा? गैस फॉर्म में चला जाएगा, लिक्विड फेज नहीं आता है, वी कॉल्ड एज ड्राई आइस। तो एक तो ये प्रॉपर्टी आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरी प्रॉपर्टी कार्बन की है, इट इज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में आपने मेटलर्जी में पढ़ा है, लाइक SnO2 प्लस कार्बन इन फॉर्म ऑफ कोक, Sn प्लस CO, ठीक है, इन मेटलर्जी, लाइक SiO2 प्लस कार्बन कैन गिव सिलिकॉन इन गैस फेज प्लस CO, Fe2O3 प्लस कार्बन कैन गिव आयरन प्लस CO। इस तरह की रिएक्शंस आप लोग पढ़ते हैं, वेयर कार्बन की कौन सी प्रॉपर्टीज एग्जिबिट हो रही हैं? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है। और कौन सी कार्बन की? लाइक H2 प्लस C गिव्स व्हाट? CO प्लस H2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर गैस, वाटर गैस और सिन गैस। ये तो इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। बाकी इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, लाइक इट रिएक्ट्स विद सल्फर एसिड एंड फॉर्म्स कार्बन डाइसल्फाइड लिक्विड, नॉन पोलर लिक्विड बन जाएगा। और इट कैन ऑल्सो रिएक्ट विद हाइड्रोजन in presence of electric spark, it can give C2H2 acetylene। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में एसिटाइलिन बनेगा, मीथेन यूथेन नहीं बनाइएगा। और सबसे बड़ी खास बात है कि इसकी रिएक्शन अगर हम कराएं, ठीक है, लाइक H2SO4 से कराएं, तो कार्बन रिएक्टिंग विद H2SO4, तो ये दो रिएक्शन देगी है, ध्यान। कार्बन रिएक्टिंग विद H2SO4, तो H2SO4 कंसंट्रेटेड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो CO2 प्लस SO2 प्लस H2 ये प्रोडक्ट देगा। लेकिन अगर ये कार्बन ग्राफाइट के फॉर्म का हुआ, इफ कार्बन इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट बोलो?
ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कार्बन अगर एक ग्राफाइट हुआ और कंसंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीटमेंट किया तो SO2 और H2O तो मिलेंगे ही, व्हाट विल गेट मेलिटिक एसिड। एक एसिड है उसमें ये है COH COH COH, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। COH we called as मेलिटिक एसिड, ठीक है। और मेलिटिक एसिड को ही ये कार्बन की वेरियस प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। इस तरह कार्बन को ट्रीटमेंट करते हैं नाइट्रिक एसिड से, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो अगेन इट गिव्स CO2 प्लस H2O, कार्बोनिक एसिड बनता है जो फर्दर ब्रेक हो जाता है, एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज ए सोर्स ऑफ NO2 गैस। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसी मेलिटिक एसिड को हीट कर दें, या P4O10 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट से ट्रीटमेंट करेंगे तो इट विल फॉर्म मेलिटिक एनहाइड्राइड। मेलिटिक एनहाइड्राइड, मेलिटिक एनहाइड्राइड कैसे होगा, ये है, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O इस तरह से। दिस इज कॉल्ड एज मेलिटिक एनहाइड्राइड। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी तरह एक बात ये भी रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है, लाइक ऑक्जेलिक एसिड का डिहाइड्रेशन करें, P4O10 से करें या कंसंट्रेटेड H2SO4 करें या हीट करें, इट गिव्स CO प्लस CO2 प्लस H2O रिलीज कर देगा। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ CO एंड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन, ठीक है। फिर इसके बाद इसका नेक्स्ट होमोलॉग लें, मेलोनिक एसिड, इसको ट्रीटमेंट करें P4O10 से, तो ये देता है C3O2 प्लस H2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वी कॉल्ड एज कार्बन सब ऑक्साइड, और C3O2 का स्ट्रक्चर ये है। ये एग्जाम में बहुत पूछ लेते हैं, तो दीज आर वेरियस, दिस इज ऑक्जेलिक एसिड। like this, ठीक है। तो दिस इज समथिंग रिगार्डिंग कार्बन। सिलिकन्स की प्रॉपर्टी हम लोग देख ही चुके हैं। एक और ध्यान रखिएगा कार्बन का ही, सिलिकन्स की प्रॉपर्टी हम लोग बॉन्डिंग में देख लेते हैं। सिलिकेट्स जो वहाँ पढ़ा दिए जाते हैं, एक बार आप वहाँ रेफर कर लीजिएगा। और एक प्रॉपर्टी और ध्यान रखिएगा, जैसे आपने ग्राफाइट की अलग से प्रॉपर्टी देखी है, वैसे ही ग्राफाइट की एक और प्रॉपर्टी देखिएगा। ग्राफाइट रिएक्ट्स विद अल्कली मेटल, ग्राफाइट रिएक्ट विद अल्कली मेटल एंड फॉर्म्स कंपाउंड लाइक C8M, या और आगे बढ़ते हैं तो C24M, C36M, इस तरह के कंपाउंड बनते हैं। इन कंपाउंड्स को बोलते हैं intercalation compound. We call these compounds as intercalation compound, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। And these compounds are paramagnetic in nature, ठीक है। ग्राफाइट इज डाईमैग्नेटिक बट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन डाइऑक्साइड सब इसकी बॉन्डिंग्स कंप्लीट है तो डाईमैग्नेटिक ही होंगे।
तो ये ध्यान रखिएगा। बट इंटरकालेशन कंपाउंड्स आर व्हाट, M मतलब अल्कली मेटल, अल्कली मेटल M, ठीक है। तो ये कार्बन की प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आते हैं हम लोग नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली हैज नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये एलिमेंट हैं। जनरल कन्फिगरेशन NH2NP3। और वैलेंसी की बात करें 3n5। जनरली 5 is more stable, but when we speak in lowest member, this is more stable due to inert pair effect, ठीक है। ये इसमें ध्यान रखना है अपने को। डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस, तो इस तरह से आ जाएगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस, इसमें अपने को थोड़ा डिटेल देखनी है। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस के बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। डन। तो देखिए इसमें पहले हम लोग लिख लेते हैं नाइट्रोजन। N एग्जिस्ट एज N2। नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डाई नाइट्रोजन, इसको बोलेंगे डाई नाइट्रोजन, N एग्जिस्ट एज N2। और हमें मालूम है हमारा इट इज डाईमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक गैस है, ठीक है। एक रिलेटिवली इनर्ट है एंड इट रिएक्ट्स एट हाई टेम्परेचर। इट ओनली रिएक्ट्स एट व्हाट बोलो, हाई टेम्परेचर, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। बॉन्ड ऑर्डर इसका आ जाएगा 3 एज पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये नाइट्रोजन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट देखें, ठीक है। प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो नाइट्रोजन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं वो देख लीजिएगा। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन नाइट्रोजन के, तो एक तो तरीका है, इसको हम लोग अमोनियम नाइट्राइट हीट कर दें, वी आर गोइंग टू गेट N2 + H2, नाइट्रोजन मिल जाएगी अपने को। या अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करें तो इट गिव्स N2 + H2O + Cr2O3, ये है ग्रीन सॉलिड। और अमोनियम डाइक्रोमेट एक ऑरेंज सॉलिड है, और इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं वॉल्केनिक रिएक्शन। यानी अगर रिएक्शन कराई जाए तो ये उसी तरह से अपीयर करते हैं जैसे कोई वॉल्केनो जल रहा हो। यानी वॉल्केनिक इरप्शन के मॉडल ऑर्डल बच्चों के लिए बनाने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। और इट इज़ सोर्स ऑफ व्हाट, N2 गैस, ठीक है। और नाइट्रोजन आ सकती है बाय डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। और नाइट्रोजन में तो प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है। N2 and O2 अराउंड 78%, 21% ये नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर है। और इसका क्या करें, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें तो N2 मिल जाएगी और क्या मिल जाएगा, O2 मिल जाएगा। और इस मेथड को हम लोग इंडस्ट्रियल, दिस इज इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन,
दिस इज इंडस्ट्रियल प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्लाउडेज मेथड। लाइक दिस, ठीक है। और N2 हमें मालूम है, N2 प्लस O2 एटमॉस्फेयर में रिएक्शन होती है अराउंड 3000 डिग्री सेल्सियस गिव्स NO ड्यूरिंग लाइटनिंग, जब आसमान में बिजली चमकती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं N2 इज नॉन कंबस्टिबल। बिकॉज कंबशन रिएक्शंस आर डिफाइंड एट रूम टेम्परेचर। तो ये N2 की प्रिपरेशन है। रेस्ट देखें प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो N2 की रिएक्शन देख लो। N2 रिएक्ट विद H2 एंड फॉर्म्स NH3, रिवर्सिबल है। आयरन मोलिब्डेनम कैटलिस्ट यूज कर लें तो वी कॉल द प्रोसेस एज Haber's process. This is for industrial preparation of ammonia gas. ठीक है, और जैसा कि अभी आपने देखा N2 reacts with O2 gives NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, इलेक्ट्रिक discharge. N2 reacts with metal and gives corresponding nitride or azides. Nitrides and azides. Azides में होते हैं N3 माइनस आयन और नाइट्राइड में होता है N3। Azides are sometimes used for obtaining purest form of nitrogen, ये ध्यान रखिएगा। Azides alkali and alkaline earth metals are used for obtaining प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, ये ध्यान रखिएगा। लाइक वन सच एग्जाम्पल लाइक बेरियम एजाइड BaN3 होल ट्वाइस, इसको हीट करेंगे तो मिलेगा BaNN2, और NaN3 को हम लोग यूज करते हैं लैंड माइंस में, गिव्स NaNN2, और NaN3 सोडा एजाइड बोलते हैं। इट इज ऑल्सो यूज इन व्हाट, गाड़ियों में जो क्या आते हैं, जो सेफ्टी की डिवाइसेस होते हैं, एयरबैग्स में भी यूज करते हैं। जैसी गाड़ी को झटका लेगा, दिस कंपाउंड इज अनस्टेबल एंड डिकम्पोजेस सोडियम एंड नाइट्रोजन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा और एक बैलून सा जनरेट हो जाता है ताकि एक्सीडेंट में डैमेज ना हो। तो ये ध्यान रखिएगा। दिस गिव्स nitrides and what बोलो, azides. It reacts with boron and forms boron nitride. Like this. तो ये important reactions हैं, like नाइट्रोजन की हैं। Next we have a compounds of nitrogen. कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में पहला जैसे अपने लिए अमोनिया है, सेकंड है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, एंड थर्ड इज रिगार्डिंग ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो इनके बारे में देख लेते हैं। लाइक फर्स्ट वी हैव अमोनिया। तो अमोनिया की प्रिपरेशन अगर देखें
प्रिपरेशन कहाँ से करेंगे बोलो भाई? हैबर्स प्रोसेस, और ये हो गई इसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन इट इज़ बाय हैबर्स प्रोसेस। और लैब में अगर अमोनिया को प्रिपेयर करना है तो बाय हीटिंग अमोनियम सॉल्ट, लाइक अमोनियम क्लोराइड हीट कर दें तो अमोनिया प्लस HCl मिल जाएगा, ठीक है। अमोनियम सल्फाइड हीट कर दें तो अमोनिया एंड H2S गैस मिल जाएगा। अमोनियम सल्फेट हीट कर दें तो अमोनिया प्लस H2SO4 मिल जाएगा। H2SO4 में फर्दर डिकम्पोज। अमोनियम फॉस्फेट हीट कर दें तो अमोनिया एंड फॉस्फोरिक एसिड मिल जाएगा। फॉस्फोरिक एसिड में फर्दर डिकम्पोज। तो हीटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट, तो ये वन ऑफ द मेथड है for obtaining ammonia in laboratory. Industrially it is obtained by Haber's process. And one more important method for obtaining ammonia is by heating sodium ammonium hydrogen phosphate dot 4H2, इसको बोलते हैं माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। इसको हीट करें, we are going to get NaPO3 sodium metaphosphate plus H2O plus ammonia. This is also used for analytical test है, इसको बोलते हैं, यहाँ यूज करते हैं माइक्रोकॉस्मिक बीट टेस्ट। जैसे बोरेक्स बीट टेस्ट होता है वैसे ये भी एक एनालिटिकल टेस्ट में यूज होती है रिएक्शन, एनालिटिकल टेस्ट। तो ये हो गई प्रिपरेशन हो गई इसकी, और वो लैब प्रिपरेशन हो गई। फिर प्रॉपर्टीज में देख लें। प्रॉपर्टीज में इसकी देख लें अमोनिया की। प्रॉपर्टीज में अमोनिया की स्मेल क्या है? इट हैज यूरिनल स्मेल। और एक और अमोनिया का मेथड और ध्यान रखिएगा कि अमोनियम सॉल्ट लें, लेट्स से कैटायन है जो भी एनायन, इसको ट्रीटमेंट कर दें NaOH या KOH से, तो इट विल गिव NH4OH प्लस Na और जो भी एनायन, एंड दिस विल डिकम्पोज टू गिव अमोनिया NH2। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लेबोरेटरी मेथड कि अमोनियम सॉल्ट पे बेस डाल लें तो अगेन अमोनिया इज ऑब्टेन्ड, यूरिनल स्मेल इज देयर, ठीक है। और जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, वाइट डेंस फ्यूम्स विद HCl, यानी अमोनिया को ट्रीटमेंट करें HCl से तो वाइट डेंस फ्यूम मिलते हैं। एज पर रिएक्शन ऑफ अमोनिया प्लस HCl गिव्स अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड appears as white dense fumes. अमोनियम क्लोराइड विल अपीयर एज वाइट डेंस फ्यूम्स। तो ये ध्यान रखिएगा अमोनिया की प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ लिखते हैं अमोनिया की। अमोनिया गैस को अगर कॉपर सल्फेट एक्वस से ट्रीटमेंट कर दें तो इट गिव्स CuNH3,4SO4 डीप ब्लू कलरेशन। डीप ब्लू क्या मिल जाएगा इसका बोलो? कलरेशन। एंड इसको हम लोग बोलते हैं, एक नाम देते हैं स्विट्जर्स रिएजेंट। फिर अमोनिया का देखो टेस्ट ऑफ अमोनिया। तो एक टेस्ट अमोनिया क्या हो जाएगा? अमोनिया डिजॉल्व्स इन वाटर एंड फॉर्म्स अ बेस NH4OH which turns रेड लिटमस। बोलो बेस क्या करते हैं? रेड लिटमस टर्न्स व्हाट? बोलो ब्लू। रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। ये एक तो प्रॉपर्टी, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज ए वीक बेस
और फिर एक इसका आता है नेस्लर्स रिएजेंट टेस्ट। तो नेस्लर रिएजेंट होता है K2HgI4 प्लस KOH या NaOH। इस मिक्सचर को बोलते हैं नेस्लर्स रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको, बोलो? नेस्लर्स रिएजेंट। और ये अमोनिया नेस्लर्स रिएजेंट से रिएक्ट करके देती है रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अमोनिया की, इट गिव्स रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट विद नेस्लर्स रिएजेंट। तो देखें, अमोनिया गैस रिएक्टिंग विद K2HgI4 plus let's say KOH, it gives HgO HgI.NH2 plus potassium iodide plus H2. This is solid ब्राउन प्रेसिपिटेट। ये कैसा हो गया, बोलो? इट इज ए ब्राउन प्रेसिपिटेट। इसको बोलेंगे आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस। तो ये अमोनिया की एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसको अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने पास आते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। देखें, एक बात इसका ध्यान रखिएगा, HgO HgI-NH2 के दो स्ट्रक्चर हैं। एक तो स्ट्रक्चर इसका इस तरीके से है, देखिएगा, HgHgONH2I, ऐसे, ये माइनस और ये प्लस है। सो दिस इज आयोडाइड आयन, ऐसे करके ऐसे। और दूसरा स्ट्रक्चर इसका देखिएगा, ऐसे है, ये रिंग ब्रेक करेगी, तो देखिएगा रिंग अगर ब्रेक कर जाए तो इस तरह से स्ट्रक्चर ओपन हो जाता है। ओपन हो जाएगा तो इस तरह से आएगा ये NH2HgO HgI, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये एज ए बेस है, बिकॉज लोन पेयर, यहाँ पे आयोडाइड। तो दोनों नेस्लर रीजेंट के अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं। ये स्ट्रक्चर आप ध्यान रखिएगा। और कभी कभी इसी स्ट्रक्चर को घुमा भी देते हैं। इसको अपन कभी कभी ऐसे भी लिखेंगे क्या, कि NH2O HgHg होल प्लस, और ये इस तरह भी लिख देते हैं, HgHg सामने सामने कर देते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, मालूम है, NO N2O NO2 या इसी का डाइमर N2O4 N2O3 N2O5, ये हैं ऑक्साइड्स ऑफ NO। वी कॉल दिस एज नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड इसको बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +2, यहाँ +1, +4, +3 एंड +5। नाइट्रस ऑक्साइड, इट इज कलरलेस, स्वीट स्मेलिंग गैस, कलरलेस स्वीट गैस, also called as laughing gas, इसको laughing gas भी कहते हैं, ठीक है। और ये दोनों तो न्यूट्रल हैं,
न्यूट्रल ऑक्साइड, और ये सब एसिडिक है, एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। और NO2 इज ब्राउन गैस, ये ध्यान रखना है। बाकी तो N2O3 इज ब्लू लिक्विड अराउंड -30 डिग्री सेल्सियस, तो ब्लू कलर के N2O3 है। बट अगर N2O3 को रूम टेम्परेचर पे जैसे जैसे लाओगे, इट ब्रेक्स इनटू NO and NO2, and NO2 इज ब्राउन गैस। तो एज इट रीचेस टू रूम टेम्परेचर इट टर्न्स ब्राउन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस। और एक इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है, NO2 गैस एक इक्विलिब्रियम बनाती है N2O4। NO2 में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक है, बाकी सब डाईमैग्नेटिक हैं। NO में भी इट इज ऑल्सो व्हाट, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक वी हैव टू अप्लाई MOT। NO2 is also paramagnetic, but this is डाईमैग्नेटिक, इसका डाइमर है, ठीक है। ये ब्राउन है और ये है कलरलेस, ब्राउन एंड व्हाट, कलरलेस गैस, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये मालूम है कि प्लस Q, तो जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, रिएक्शन शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो कभी कभी लाइन बोलेंगे कि एज टेम्परेचर डिक्रीजेज इन सिस्टम कंटेनिंग NO2 इट ब्राउन कलर फेड्स। इट ब्राउन कलर फेड्स क्यों? बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, रिएक्शन शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये पैरामैग्नेटिक और ये डाईमैग्नेटिक है, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर्स ध्यान रखिएगा। NO पे तो MOT है, अप्लाई करेंगे। N2O, N ट्रिपल बॉन्ड N एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड वैसे लगा देंगे। NO2 ऑड इलेक्ट्रॉन यूनिट है, N डबल बॉन्ड O, दिस इज ऑन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दिस इज ऑड इलेक्ट्रॉन यूनिट। और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 बोलेंगे। और ये बॉन्ड एंगल बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, इट इज 134 डिग्री, ठीक है। N2O3 के अपने दो स्ट्रक्चर हैं, वन इज सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर एंड अदर इज अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर इसका ये है, दिस इज कॉल्ड एज अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, और एक है इसका स्ट्रक्चर NON, दिस इज कॉल्ड एज सिमेट्रिकल। इट एग्जिस्ट इन बोथ स्ट्रक्चर साइमल्टेनियसली, ठीक है। और N2O5 एज यूजुअल एक आप मालूम है, NON डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट, डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट, ये है N2O5। ये सब इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन हम लोग पढ़ेंगे HNO3 के बारे में, और इसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन पढ़ेंगे। इसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन दो तरीके से है, वन इज कॉल्ड एज बर्कलैंड ID प्रोसेस, बर्कलैंड ID प्रोसेस, या इसको बोलते हैं आर्क प्रोसेस। और दूसरा है बर्कलैंड ID प्रोसेस, और सेकंड इज ओसवाल्ड प्रोसेस, ओसवाल्ड प्रोसेस, और वी कॉल्ड एज मॉडर्न प्रोसेस। तो बर्कलैंड ID प्रोसेस में देखिएगा ऐसे ही करते हैं। बर्कलैंड ID में दोनों में डिफरेंस सिर्फ एक ही चीज का है, एक स्टील कंटेनर है, ठीक है, और इसमें जो है एयर भर लिया है, और ये दो ग्राफाइट आर्क हैं,
ग्राफाइट आर्क मतलब हाई पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्टेड, यानी यहाँ पे लीकेज ऑफ चार्ज होगा, एक पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी, तो लीकेज ऑफ चार्ज होगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। तो ठीक है, तो यहीं पर होगा N2 प्लस O2 इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से NO, यानी ये क्या करेंगे, यहाँ पे अल्टीमेटली होना क्या है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, यहाँ से NO मिलेगी, इस NO को लेके अपने को अगले कंटेनर में आना है, यहाँ NO को O2 से मिलाएंगे तो क्या मिल जाएगी, NO2, दिस इज ब्राउन गैस, और फिर इसको अगले कंटेनर में ले आना है, यहाँ ऐसे से शॉवर्स लगा रखे हैं, यहाँ NO2 का हाइड्रोलिसिस होगा, और NO2 कैसी एनहाइड्राइड है, मिक्स्ड एनहाइड्राइड, यानी अपने हाइड्रोलिसिस पर दो टाइप के एसिड्स देगी, HNO3 एंड HNO2। HNO2 भी ब्रेक कर सकता है इनटू व्हाट, HNO3 में भी जाता है इस तरीके से, HNO2 ब्रेक कर जाता है और NO बना देता है, NO रीयूज हो जाती है, या कभी कभी HNO2 ब्रेक कर जाता है किसमें, H2O N2O3 में, N2O3 फिर से ब्रेक कर जाती है NON NO2, तो कुल मिला के NO बनती है, तो वापस कर देंगे, दिस इज द मेजर रिएक्शन कि HNO3 बन गया नाइट्रिक एसिड, यहीं से आइसोलेट कर लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं, वी कॉल दिस एज आर्क टावर, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन टावर, और इसको बोल देते हैं हाइड्रोलिसिस टावर। ये कंटेनर्स हैं और इंडस्ट्री में टावर वर्ड इज यूज्ड लाइक दिस। तो ये 3 स्टेप की रिएक्शन हो गई, और ऐसा ही प्रोसेस, लेकिन समस्या यहाँ पे ये है कि हमें एक ऐसा स्पेशल स्टील का कंटेनर लेगा, क्योंकि जब डिस्चार्ज करेंगे तो 3000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आएगा, तो 3000 डिग्री सेल्सियस को स्टैंड करने वाला एक स्पेशल स्टील का कंटेनर बनाना पड़ेगा, यही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और यही प्रॉब्लम हट जाती है ओसवाल्ड प्रोसेस में। ओसवाल्ड प्रोसेस में बस इसी में चेंज आना है, यहाँ पे क्या कर देते हैं ओसवाल्ड प्रोसेस में, ठीक है, ओसवाल्ड प्रोसेस को कभी कभी बोलते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, यानी इसमें अमोनिया को एक कंटेनर लेते हैं और उसमें प्लेटिनम कैटलिस्ट का इस तरह से एक कंटेनर और लगा देते हैं। ये डमरू जैसा एक कंटेनर है इसके अंदर, जिसमें होल्स हैं खूब सारे, ये सब होल्स हैं, इसको बोलते हैं प्लेटिनम गॉज। और यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया। अमोनिया कहाँ से मिलेगी, हैबर्स प्रोसेस, अमोनिया प्लस O2 प्लेटिनम गॉज, इट गिव्स NO प्लस H2, और लगभग 850 डिग्री सेल्सियस की रिएक्शन, इसलिए हम लोग ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं, कंबशन नहीं। अमोनिया इज नॉट कंबस्टेबल गैस। तो प्लेटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में NO जाएगा और बाकी सारे प्रोसेस सेम हो जाएंगे। और हमें मालूम है सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए क्या कर रखे हैं, तो बस ये प्रोसेस सीधा इधर आ जाएगा, तो ओसवाल्ड प्रोसेस बन जाएगा। तो आगे बात समझ में, तो दिस इज इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो ये अपना रिगार्डिंग नाइट्रोजन है, बाकी नेक्स्ट अपन कल डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।